ओके चेतना, अब आप स्टार्ट कर सकती हैं। जी सर। तो विजिबल है। हाँ, दिखाई दे ओके। रही है गुड स्क्रीन। मॉर्निंग। जी सर। गुड morning sir and all my batchmates. Today I'm gonna presenting my PPT on philosophical perspectives of education. और मेरा आज का टॉपिक है इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे शिक्षा का संप्रत्यय, दर्शन और शिक्षा, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के पक्ष, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के विपक्ष, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के पक्ष, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के विपक्ष एंड लास्ट पॉइंट शिक्षा के व्यक्तिगत व सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय। तो मैं अपना टॉपिक के कोट से स्टार्ट करूंगी, जो है शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती है। वैसे तो ये कोट सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया है तो आगे के टॉपिक में आप इसे समझ पाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे शिक्षा का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। लेकिन शिक्षा का संप्रत्यय समझने से पहले हम जो शिक्षा का एक बेसिक है वो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो शिक्षा है वो संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना है। सॉरी सर। शिक्षा का जो अर्थ है वो शिक्षा जो है संस्कृत भाषा की। सर, चल रही है स्क्रीन ना? हाँ जी हाँ चल रही चेतना, है। ओके सर। तो जो आवाज आ रही है आपकी। जी सर, शिक्षा संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। शिक्षा का अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया। इसी प्रकार से जो एजुकेशन है वो हम जानते हैं कि वो लैटिन भाषा की एजुकेटम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू ट्रेन। अब अगर हम सामान्य शब्दों में शिक्षा की परिभाषा जाने तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य के व्यवहार में परिमार्जन, परिमार्जन अर्थात व्यवहार में सकारात्मक बदलाव ही शिक्षा है। अब हम देखेंगे शिक्षा का संप्रत्यय। तो शिक्षा एक ऐसा साधन है जो प्राणी जगत को जो मानव को प्राणी जगत के अन्य जीवों से पृथक करता है। शिक्षा का कार्य सिर्फ अंतः शक्तियों का विकास करना ही नहीं, बल्कि व्यक्ति को जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चारित्रिक, सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक व आर्थिक रूप से विकसित करते रहना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब मनुष्य को किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था तो उसे आदि मानव कहा जाता था। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने मानव का शरीर तो धारण कर लिया था, मतलब मनुष्य का शरीर तो उसको प्राप्त हो गया था, लेकिन उसमें जो सोचने समझने की जो शक्ति थी वो विकसित नहीं हो पाई थी। और जब ये शक्ति विकसित हुई तो मनुष्य ने आग की खोज की, पहिए का आविष्कार किया। ये सभी खोज और ज्ञान जब मनुष्य को प्राप्त हुआ तो उसने अपनी अगली पीढ़ी को दिया और उसने उसमें सुधार किया, और आज हम देखते हैं कि हम कितने विकसित हो चुके हैं। और हम जानते हैं कि अगर हमें जो शिक्षा है वो हमें कहीं भी, किसी से भी और कभी भी प्राप्त हो सकती है। तो अगर हम स्वयं को सजग और जागरूक रखें तो हम कभी भी कहीं भी और कुछ भी सीख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने से बड़ों से या अपने गुरुजनों से ही सीखते हैं। हम अगर चाहें, मतलब अगर हम सीखना चाहें तो हम अपने क्लासमेट्स से, हम अपने से छोटों से, अपने छोटे भाई बहनों से या किसी से भी, यहाँ तक कि हम जानवरों और पशु पक्षियों से भी सीख सकते हैं। तो हमें अपना सीखना जीवन पर्यंत जारी रखना चाहिए। अब आगे हम देखेंगे दर्शन और शिक्षा। क्योंकि हम शिक्षा की बात दर्शन के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि दर्शन और शिक्षा का क्या संबंध है। तो शिक्षा व दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ शिक्षा दर्शन का आधार है, वहीं दर्शन शिक्षा का आदर्श है। शिक्षा और दर्शन का विकास एक दूसरे में समाहित है और एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व असंभव है। जैसा कि हम जानते हैं शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना, वहीं दर्शन का जो अर्थ होता है वो होता है स्वयं के नजरिए से चीजों को देखना और समझना। हर व्यक्ति स्वयं में एक दार्शनिक होता है। ये दोनों जो दर्शन है और शिक्षा है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हम कोई चीज
स्वयं से देखते हैं और समझते हैं, अर्थात अपने दर्शन का प्रयोग करते हैं, तो जो हमारी मानसिक शक्ति है उसका विकास होता है। फिर उसमें जब हम अन्य लोगों के नजरिए जानते हैं, दूसरों का दर्शन जानने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, दूसरों से कुछ सीखते हैं और वही शिक्षा है। तो जब हम दूसरों से शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमारी जो ज्ञानात्मक शक्ति है उसका विकास होता है। और हम जानते हैं कि मानसिक शक्ति और ज्ञानात्मक शक्ति एक तरह से एक ही है। जैसा कि एक बार सर ने क्लास में करवाया था कि पानी की एक बोतल थी जिसमें आधा पानी भरा हुआ था, और सर ने हम लोगों से क्वेश्चंस पूछे थे कि आपके अकॉर्डिंग इसमें आपको क्या दिख रहा है। सबने अपने दर्शन का प्रयोग करके अपने अकॉर्डिंग उस चीज का आंसर दिया। किसी ने कहा बोतल आधी खाली है, किसी ने कहा बोतल आधी भरी हुई है, किसी ने कहा इसमें आधा पानी है। तो सबने अपने अपने दर्शन का प्रयोग किया, अपने अपने मत बताए थे। लेकिन जब हम लोगों को सर ने उसका एक सटीक उत्तर दिया कि ये जो बोतल है वो पूरी भरी हुई है, आधे पानी से और आधी वायु से, तो हम लोगों ने जब किसी चीज का एकदम सटीक उत्तर जाना तो हमने क्या किया, हमने शिक्षा प्राप्त की। वो दोनों दर्शन ही थे, एक सर का दर्शन था, एक हम लोगों का था, लेकिन एक शिक्षा के रूप में था, एक दर्शन के रूप में था। तो हम समझ सकते हैं कि जो शिक्षा है और दर्शन है आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य। उद्देश्य का अर्थ हम जानते ही हैं, उत्तम दिशा की ओर ले जाना। तो शिक्षा हमें किस प्रकार से उत्तम दिशा की ओर ले जाती है, हम ये जानेंगे। तो शिक्षा व्यक्ति और समाज को अलग अलग रूप से उत्तम दिशा की ओर ले जाती है, अर्थात जो शिक्षा है वो व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर हमारा विकास करती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य है तो समाज है और समाज है तो मनुष्य है। मनुष्य व समाज दोनों को आपस में शिक्षा के द्वारा जोड़ा गया है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति और समाज के लिए प्राण वायु के समान है। अगर हम इसे और सरल शब्दों में समझे तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो है, हम मानते हैं कि मनुष्य जो है वो एक वृक्ष है, और शिक्षा जो है उस वृक्ष की जड़ है। जिस प्रकार जड़ अप्रत्यक्ष रूप से व आंतरिक रूप से पेड़ को अंदर ही अंदर पोषित और विकसित करती रहती है, उसी प्रकार जो हमारी शिक्षा है वो भी मनुष्य को समाज में रहने के लिए पोषित और विकसित करती रहती है। जिस प्रकार हमें वृक्ष की जड़ें दिखाई नहीं देती हैं, परंतु हम जब किसी वृक्ष को देखते हैं तो हम अंदाजा लगाते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो मजबूत होंगी कि कमजोर होंगी, इनका स्वरूप विशाल होगा या कैसा होगा। तो उसी प्रकार जो हमारी शिक्षा है वो हमें दिखाई नहीं देती है, परंतु हमारे कार्य व्यवहार और क्रियाकलाप को देखकर लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि जो हमारी शिक्षा है उसका स्तर और उसका स्वरूप कैसा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य के व्यवहार से काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। अर्थात हमारी जो शिक्षा है वो हमारे व्यवहार में परिलक्षित होती है। जब हम किसी से व्यवहार करते हैं तो हम किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, ये हमारी शिक्षा का एक दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए हम हमारी जो शिक्षा है हमें उसके अकॉर्डिंग सबसे व्यवहार करना चाहिए। सबको शायद इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं शिक्षा के जो उद्देश्य बताए थे व्यक्तिगत तौर पर, यानी कि वैयक्तिक उद्देश्य, शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य। तो मानव जगत में यदि कुछ भी परिवर्तन आता है तो वह पुरुषों तथा स्त्रियों के वैयक्तिक व स्वतंत्र प्रयासों के द्वारा ही आता है। अतः शिक्षा का संगठन इसी सत्य के आधार पर होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया कि आदिमानव ने जब आग जलाना सीखा, पहिए बनाना सीखा, तो ये जो विचार आया ये किसी एक के ही मन में आया होगा। जब हमने जैसे पढ़ा है कि जब आदिमानव ने पहाड़ से लकड़ी के एक टुकड़े को लुढ़कते हुए देखा, तो उसके मन में ये विचार आया कि ये गोल पहिया है, इस वजह से ये इतनी आसानी से लुढ़क पा रहा है, अगर ये चौकोर होता तो शायद नहीं लुढ़क पाता। तो ये एक इंडिविजुअल पर्सन के मन में ये थॉट आया, और फिर उसने दूसरों को बताया, दूसरों ने उसमें अपने थॉट ऐड किए, और आज हम इतने विकसित पहियों को देख पाते हैं। तो शिक्षा का जो वैयक्तिक उद्देश्य का निर्धारण हुआ है वो इसी सोच के आधार पर हुआ है कि व्यक्ति जो है वो समाज की तुलना में श्रेष्ठ है। तो जब हम व्यक्ति को शिक्षित करेंगे तो समाज हमारा अपने आप शिक्षित होने लगेगा। वैयक्तिक शिक्षा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जब हम जानते हैं कि जब जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, वह अपने विशिष्ट स्वभाव को लेकर जन्म लेता है। अगर हम सबको एक ही प्रकार की शिक्षा देंगे तो उनकी जो विशिष्टताएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी, और हमारे समाज में जो नवीनता और नूतनता आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। अगर हम शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ समझे तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य की आत्माभिव्यक्ति और उसका प्राकृतिक विकास ही शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य है। अब आगे हम देखेंगे शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के पक्ष, जिसका पहला पॉइंट है बालक का शारीरिक विकास।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि मानसिक प्रगति का आधार अच्छा स्वास्थ्य है। हमने भी सुना है कि पहला सुख निरोगी काया। तो मनुष्य जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए वो अपने शरीर का प्रयोग करता है। हम जानते हैं कि कोई भी क्रिया करने के लिए शरीर का होना आवश्यक है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो। लेकिन हमें अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, ये हमें शिक्षा बताती है। हम अगर एग्जाम्पल लें तो मान लीजिए हम किसी नदी के एक ओर खड़े हैं और हमें नदी को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। ये हमारा लक्ष्य है कि हमें नदी के दूसरे छोर पर पहुंचना है। तो हमें दूसरे छोर पर पहुंचने के लिए एक नाव की आवश्यकता होगी, और वो नाव से हम नदी के दूसरी छोर तभी पहुंच सकते हैं जब वो नाव एकदम सही हो। अगर उसमें छेद होगा तो हम डूब जाएंगे, अर्थात जो नाव है वो खराब है। उसी प्रकार से अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम या तो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी पाएंगे तो वो उसमें हम देर कर देंगे। तो इसलिए शरीर का जो विकास है वो प्रॉपर रूप से होते रहना चाहिए, और कैसे करना है ये हमें शिक्षा बताती है। आगे बालक का मानसिक विकास। मानसिक विकास अर्थात बौद्धिक विकास, और ये शिक्षा का एक प्रमुख दायित्व है, क्योंकि जब व्यक्ति की मानसिक शक्ति अच्छी होगी तो वो ये जान सकेगा कि जो हमें शिक्षा मिल रही है उसका हमें कैसे उपयोग करना है, उसमें सुधार और नवीनता कैसे लानी है, और उसका हमें सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए मनुष्य का जो मानसिक विकास है वो होना अच्छे से होना बहुत जरूरी है। आगे बालक का चारित्रिक विकास। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कहा था कि हमारे शिक्षा कार्य का पुनर्गठन और व्यक्तियों का नैतिक पुनरुत्थान एक दूसरे में अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, अर्थात एक दूसरे में मर्ज हैं। जब व्यक्ति में नैतिकता होगी तभी वह शिक्षा का पुनर्गठन या उसमें जो सुधार है वह सकारात्मक रूप से कर सकेगा। हम आज देखते हैं कि कई व्यक्ति हैं जो शिक्षित तो हैं, परंतु उनमें नैतिकता और मानवीयता जैसे गुण नहीं है। इस स्थिति में क्या उन्हें शिक्षित कहना उचित है? लेकिन हम जानते हैं कि शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। तो सर्वांगीण विकास करती है तो चारित्रिक विकास भी होना चाहिए, लेकिन अगर मनुष्य का चरित्र ही अच्छा नहीं है तो फिर हम मनुष्य को शिक्षित नहीं कह सकते हैं। हम जानते हैं कि आदिमानव के युग से हम शिक्षित होना प्रारंभ हुए। हमने इतने लंबा समय लिया, और हमने सभ्यता और संस्कृति को विकसित करते करते आज हम इतने सक्षम हो पाए हैं कि हम अपना बुरा भला, दूसरों का बुरा भला और राष्ट्र हित किसमें है ये सब जान सकें। परंतु कुछ लोग आज ऐसे भी हैं जो नैतिकता और मानवता के अभाव में ऐसे काम कर देते हैं कि हमें लगने लगता है कि क्या हम वास्तव में शिक्षित हैं। मतलब कुछ लोगों की वजह से हम सब पे हमको संदेह होता है कि क्या हम वास्तव में शिक्षित हो पाए हैं, क्योंकि सर्वांगीण विकास हमारा हो ही नहीं पाया है। अब अगर हम वास्तव में आदिमानव बनते जा रहे हैं, मतलब हम जब सोचने समझने की अपनी एक तरह से क्षमता ही खो बैठे हैं, क्योंकि अगर हमें पता है कि हमारा अच्छा और दूसरों का अच्छा किसमें है, और फिर भी हम दूसरों का बुरा करते हैं, तो एक तरह से हम धीरे धीरे आदिमानव वापस से बनते जा रहे हैं, जो कि गलत है। इसीलिए हमें अपना चरित्र खुद से भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो चरित्र है वो उच्च कोटि का हो, और साथ ही साथ हमें सामने वाले का भी जितना हो सके उसके चरित्र का विकास करते रहना चाहिए। बालक का आध्यात्मिक विकास। हम जानते हैं कि हमारी जो भारत की संस्कृति है वो सदैव आध्यात्मिक श्रेणी की रही है, परंतु आज हम भौतिकतावाद से इतना अधिक प्रभावित हो चुके हैं कि जो हमारी मूलभूत संस्कृति है उसे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। आज के समय में शिक्षा का जो सबसे जरूरी उद्देश्य है वो ये है कि बालकों के अंदर आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित किया जाए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को उस अलौकिक व दिव्य शक्ति का ज्ञान देना है जो इस संसार के सभी क्रियाकलापों में विद्यमान है। तो हमें अपनी संस्कृति को अपने जीवन में भूलना नहीं चाहिए, उसे धीरे धीरे अपने जीवन में समाहित करना चाहिए, और अपने संस्कृति से जुड़कर ही हमें अपना विकास करना चाहिए। बालक का सांस्कृतिक विकास। हम जानते हैं कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो अद्वितीय अद्भुत है। विश्व में ऐसी संस्कृति शायद ही कहीं और हो। आज हमें भारतीय संस्कृति को न सिर्फ जीवित रखने का दायित्व निभाना है, बल्कि उसे विकसित करते रहना है, जिससे हमारे देश के लोग और जो आने वाली पीढ़ी है वो देश की संस्कृति को समझ सके, उसके प्रति आस्था रख सके, और अपने व्यक्तित्व को इसके अनुकूल ढाले, और अपने साथ साथ हम अपना सांस्कृतिक विकास भी कर सकें। बालक में चिंतन शक्ति का विकास। चिंतन शक्ति अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हम जानते हैं कि विकसित देशों में शामिल होने के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है
या अपने देश को विकसित बनाने के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो विज्ञान एवं तकनीकी में समझ और रुचि रखते हो। परंतु हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी रूढ़िवादी और अंधविश्वास जैसी मानसिकता के लोग बहुत हैं। ऐसे में हमें जो ये कुरीति है, क्योंकि अंधविश्वास और रूढ़िवादी ये जो सोच है ये हमारे विकास को कहीं ना कहीं बाधित करती है। तो अगर हमें इस कुरीति से मुक्त होना है तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा, लोगों के अंदर इसको जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो हमें तर्कपूर्ण विचार करना सिखाता है, ना कि भावनाओं के अधीन होकर सोचना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि हमें स्वयं के साथ साथ राष्ट्र का भी विकास करना है। लास्ट में है बालक में राष्ट्रीयता का विकास। हम जानते हैं कि नागरिकों से मिलकर ही समाज बनता है और विभिन्न विभिन्न समाजों से मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। जब हम शारीरिक, नैतिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक रूप से सक्षम और सभ्य हो जाएंगे तो हम एक सभ्य व संगठित राष्ट्र का निर्माण आसानी से कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे अंदर भाईचारे, अनुशासन, आर्थिक सक्षमता, देश प्रेम जैसी भावनाएं भी स्वयं जागृत होने लगेंगी। और इन सब पॉइंट्स का एक समरी है जो कि श्री टीपी नंद जी के अनुसार है। उन्होंने कहा था कि वही शिक्षा उचित मानी जाती है जो व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत उन्नति में सहायता करे। और ये जो सारे पॉइंट हैं ये व्यक्ति को उनकी व्यक्तिगत उन्नति में सहायता प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं वैश्विक उद्देश्य के विपक्ष। हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज हमें निश्चित सीमा में मिले, एक निर्धारित सीमा में मिले तो वो हमारे लिए अच्छी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक हर चीज नुकसान देती है। तो अगर हम इन उद्देश्यों के दुष्प्रभाव देखें तो वो कुछ इस प्रकार है। सामाजिक विघटन। हम जानते हैं कि जो हमारी शिक्षा है वो हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को अनियंत्रित स्वतंत्रता मिलने पर वो समाज में संघर्ष, तनाव, अव्यवस्था और विघटन जैसी समस्याएं प्रारंभ करने लगता है, क्योंकि स्वतंत्रता पाकर कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वार्थी और आत्म केंद्रित होने लगता है। व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन। अगर व्यक्ति जब स्वतंत्रता पालेगा तो वो अपने बारे में ही सोचेगा, और जब वो व्यक्ति अपने बारे में ही सोचेगा, अपने विकास को ही ध्यान में रखेगा, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे समाज की अवहेलना करने लगेगा और इससे व्यक्तिवाद बढ़ेगा, जिससे अनैतिकता भी फैलेगी। और इसके फलस्वरूप हो सकता है कि हिटलर और मुसोलिनी जैसे व्यक्तित्व दोबारा जन्म लें, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जो अहम और अहंकार है वो बढ़ जाएगा। जब व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा तो वो एक तरह का अहंकार ही होगा, और जिसकी वजह से हम व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन मिल सकता है। मनुष्य की सामाजिक प्रकृति की अवहेलना। जब व्यक्ति में अहंकार बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो सामाजिकता, उसके अंदर जो है सामाजिकता की भावना वो समाप्त होने लगेगी, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो हम की भावना है वो समाप्त हो जाएगी और वो मैं पर ध्यान देने लगेगा। ऐसे में धीरे धीरे वह स्वयं पतन की ओर बढ़ने लगेगा, क्योंकि हमने जैसे एक कहावत सुनी होगी कि अकेला चना भार नहीं बोल सकता। तो अकेला व्यक्ति उसी तरह से अपना सतत विकास नहीं कर सकता है। तो सामाजिक प्रकृति की जब अवहेलना होगी तो मनुष्य का विकास कहीं ना कहीं बाधित होगा। व्यक्ति स्वार्थी व आत्म केंद्रित। कई बार हमने देखा है कि जब कुछ लोग किसी भी चीज में दक्ष हो जाते हैं, पारंगत हो जाते हैं, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि ये कार्य मेरे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता है, और यही होता है आत्म केंद्रित होना, सेल्फ सेंटर्ड हो जाना। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति खुद में अद्वितीय है, हर व्यक्ति यूनिक होता है, क्योंकि जो काम हम कर सकते हैं शायद वह कोई और नहीं कर सकता, लेकिन जो कार्य कोई और कर सकता है शायद वो हम भी नहीं कर सकते। तो हर व्यक्ति खुद में यूनिक है, इसलिए हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमने कहीं पर सुना है कि सेल्फ लव अच्छा है, पर तब तक ही जब तक आप दूसरों को नीचा नहीं समझ रहे हैं। खुद से प्रेम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर सामने वाले को भी उतना ही सम्मान और प्रेम देना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव की उपेक्षा। हम आज देखते हैं कि कई लोग हैं जिन्हें अपनों से बड़ों के पैर छूने में शर्म आती है, या अगर कोई और छू रहा होता है तो हम उस पर हंसते हैं। अगर कोई हेलो ना बोल के प्रणाम करे तो हम मजाक बनाते हैं, जबकि हम भूल जाते हैं कि जो हमारे भारतीय समाज की संस्कृति है वो यही तो है। हमने जो हमारे गुरु प्राचीन काल से चली आ रही है वो हमारी यही तो संस्कृति है कि हम अपने से बड़ों के पैर छुएं, उनको प्रणाम करें। तो हमारे भारतीय समाज में यही संस्कृति है, तो हमें लगता है कि हम
अपनी संस्कृति से अलग हटेंगे तो हम मॉडर्न कहलाएंगे। लेकिन मॉडर्नाइजेशन हमें लाना है, जरूरी है, ये आज के युग में मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। लेकिन हमें मॉडर्नाइजेशन लाना है अपने समाज में और अपने विचारों में, ना कि इस प्रकार से कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलकर मॉडर्नाइजेशन करें। मॉडर्नाइजेशन जरूरी है, लेकिन हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखकर, मॉडर्नाइजेशन का अर्थ विकास से लेकर, तब हमें मॉडर्नाइजेशन को अपनाना चाहिए। सामाजिक समायोजन में कठिनाई। हम जानते हैं कि जब हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे तो हमें लोगों के बीच स्वयं को अहमियत देना अच्छा लगेगा, और हम ऐसे में उन लोगों के बीच बिल्कुल नहीं रह पाएंगे जो सबको समान समझते हैं। क्योंकि जब हम एक ग्रुप में, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हम एक छोटे से ग्रुप में हैं, और मान लीजिए हम किसी चीज में बहुत ही अच्छे हैं, तो हमें लगेगा कि सब हमको प्रायोरिटी दें, सब हमको प्राथमिकता दें। लेकिन जब हमें प्राथमिकता नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं हम उस ग्रुप से अलग हटने लगेंगे। और जब हम उस ग्रुप से अलग हटने लगेंगे तो वैसे ही जब हम समाज में हैं और हमें जब समाज में प्राथमिकता नहीं मिलेगी, या हम चाहेंगे कि हमें प्रायोरिटी मिले लेकिन लोग सबको समान समझते हैं तो वो तो हमें भी समान समझेंगे। तो ऐसे में हम समाज से दूर होने लगेंगे, जिसकी वजह से हमें सामाजिक समायोजन में कठिनाई आएगी। लास्ट पॉइंट है व्यवहारिकता में कमी। जब हम समाज से दूर हटने लगेंगे तो हम किसके साथ अपनी व्यवहारिकता दर्शाएंगे? क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो वही तो हमारी व्यवहारिकता है। हम जानते हैं कि जब व्यक्ति सबको समान समझता है और सबको समान सम्मान देता है तो वही व्यक्ति व्यवहार कुशल कहलाता है। तो ऐसे में जब हम समाज से हटने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो व्यवहारिकता में कमी आएगी। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अब आगे हम देखते हैं शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का जन्म शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए व्यक्तियों को सच्चा नागरिक बनाना परम आवश्यक है। अतः शिक्षा का संगठन इस आधार पर हो कि व्यक्ति समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर एक सच्चा नागरिक बन सके। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि वैश्विक उद्देश्य जो है वो है नागरिकता, राष्ट्रीयता, चरित्र, आध्यात्मिकता का विकास करना। तो अगर हम इंडिविजुअल पर्सन को के अंदर ये भावनाएं विकसित करेंगे तो हमारा समाज तो वैसे ही मजबूत बन जाएगा। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम एक मजबूत दीवार बनाएं, तो अगर हम उसमें मजबूत ईंटों का प्रयोग करेंगे तो वो दीवार तो अपने आप ही मजबूत बन जाएगी। और ये ईंटें हमारी मनुष्य ही तो है। जब हम मनुष्य को मजबूत बना देंगे तो जो उससे बनने वाला समाज है वो अपने आप मजबूत बनेगा। आगे हम देखेंगे शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के पक्ष, जिसके अंदर है समाज का स्वरूप। समाज को हम एक महान शरीर के रूप में अगर माने तो जिस प्रकार से शरीर की आवश्यकताओं के पूरा होने पर शरीर के सभी अंग उससे लाभान्वित होते हैं, उसी प्रकार से समाज की आवश्यकताओं के पूरा होने पर प्रत्येक व्यक्ति भी लाभान्वित होता है। परंतु समाज की आवश्यकता क्या है, हम उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, यह हम तभी जान सकते हैं जब हमें समाज का स्वरूप पता हो और हम उसको अच्छे से जानते हों। समाज, आगे देखते हैं समाज की भौगोलिक स्थिति। एक वक्त था जब हम मनुष्य भौगोलिक स्थिति के दास कहे जाते थे, परंतु आज मनुष्य शिक्षा के द्वारा अपने भौगोलिक स्थितियों पर नियंत्रण करने में सफल हो गया है। ऐसा पूरी तरह से नहीं है लेकिन काफी हद तक। जैसे कि हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई पहाड़ है, तो अगर व्यक्ति चाहे तो उसको काट कर, आज ऐसे हम लोग इतने सक्षम हो गए हैं, इतनी अच्छी मशीनें डेवलप हो गई कि अगर हम चाहें तो उस पहाड़ को काट कर कोई मंदिर या गुफा इस तरह का हम निर्माण कर सकते हैं। तो समाज की भौगोलिक स्थिति, हम जब सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं तो हम समाज की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं और उसको अपने अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। समाज की संस्कृति, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो शिक्षा के सहयोग से ही अपनी संस्कृति से परिचित होता है, ये हम सभी जानते हैं। शिक्षा हमें समाज की संस्कृति का संरक्षण करना सिखाती है। शिक्षा के अभाव में संस्कृति के विकास की कल्पना असंभव है। क्यों? क्योंकि अगर हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो हमें नहीं पता होगा कि हमारी संस्कृति क्या है और इसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, कैसे और विकसित कर सकते हैं। आगे समाज की धार्मिक स्थिति। समाज अपनी शिक्षा में धर्म विशेष की शिक्षा का प्रावधान करता है। पहले समाज में धार्मिक कट्टरता बहुत थी,
परंतु आज आवश्यक है कि प्रत्येक धर्म के बारे में जाने ताकि स्वयं के अलावा दूसरे के धर्म को भी बिना भेदभाव के सम्मान दे सकें। आज भी ऐसा है, आज भी कई लोग हैं जो अपने धर्म को लेकर कट्टर हैं, लेकिन हमारे अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए। हम शिक्षित हैं, तो हमें पता है, हमें ये हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि अगर हम अपने धर्म को महान बता रहे हैं, तो हो सकता है सामने वाले को उसमें कुछ कमियां दिखती हो, तो हमें इतना सक्षम होना चाहिए, हमें इतना धैर्यवान होना चाहिए कि हम उसकी बात सुन सकें कि उसको हमारे धर्म में क्या कमियां दिखती हैं और फिर उसको समझा सकें। हो सकता है कि जो उसको कमी लगती हो वो एक्चुअल में ना हो, तो हमें यहाँ पर दूसरों की बातों को सुनना चाहिए और ना सिर्फ अपने धर्म को प्रायोरिटी देनी चाहिए बल्कि दूसरे के धर्म को भी बराबर सम्मान देना चाहिए। समाज की राजनैतिक स्थिति। शिक्षा के द्वारा मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि व आचरण को निश्चित दिशा दी जाती है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है। इससे व्यक्ति में राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता जैसी भावनाएं विकसित होती हैं। बिना उचित शिक्षा के व्यक्ति केवल राष्ट्र का अंधभक्त ही बन सकता है, जागरूक नागरिक वह कभी नहीं बन सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो अभी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर अभी शिक्षा उतने अच्छे तरह से नहीं पहुंच पाई है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि लोग या तो जाति देख के वोट दे देते हैं या धर्म के आधार पर वोट दे देते हैं। तो जब हम शिक्षित होंगे तो हमारे अंदर ये मानसिकता एक विकसित हो सकेगी कि हाँ, कौन सा व्यक्ति है जिसे हम चुनेंगे तो वो हमारा विकास साथ साथ हमारे राष्ट्र का विकास करेगा। तो जब हम शिक्षित होंगे तभी हम अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। आगे समाज की आर्थिक स्थिति। एक युग था जब शिक्षा के द्वारा मनुष्य के मानवीय गुणों का विकास किया जाता था। आज शिक्षा जो है वो समाज की मूल स्थिति का आधार है। वर्तमान की शिक्षा व्यक्ति को किसी न किसी व्यवसाय या उत्पादन कार्य में दक्ष बनाती है। कहा जा सकता है कि जिस समाज की शिक्षा का प्रबंधन जितना अच्छा होगा, वह समाज उतनी ही अच्छी आर्थिक उन्नति करेगा। और बिना शिक्षा हम आर्थिक क्षेत्र तो क्या, हम किसी भी क्षेत्र में विकसित नहीं हो सकते हैं। हम जानते हैं कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है सर्वांगीण विकास करना। और जब हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो हम किसी भी क्षेत्र में विकसित नहीं हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन। हम जानते हैं कि समाज शिक्षा में समय समय पर परिवर्तन करता रहता है और उसी तरह शिक्षा भी हमारे समाज में नए नए परिवर्तन लाती रहती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने मूल्य व मान्यताओं से परिचित होता है। समाज में रहकर वह नए नए अनुभव प्राप्त करता है और समाज की आवश्यकताओं और समस्याओं से परिचित होता है, वह उनके हल ढूंढता है। कभी कभी एक व्यक्ति पूरे समाज को बदल सकता है। सामाजिक क्रांति के लिए शिक्षा जो है वो मूलभूत आधार है। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जो थे हमारे, वो अकेले ही चले थे देश को आजादी दिलाने। धीरे धीरे हम लोग ने जब उनकी बातों को समझा, उनके विचारों को जाना, तो हम उसमें जुड़ते गए। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम अकेले अपना डेवलपमेंट कर लें, लेकिन लोगों का भी उसमें सहयोग होना चाहिए। और अकेले हम चाहें तो हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को केवल राष्ट्र के लिए तैयार करने पर बल नहीं देना चाहिए, उसकी हमें निजी योग्यताओं को भी विकसित करते रहना चाहिए। तो ये सामाजिक उद्देश्य के पक्ष थे। अब हम आगे देखते हैं शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के विपक्ष। क्योंकि हम जानते हैं हर चीज के मेरिट और डिमेरिट्स होते हैं, तो सामाजिक उद्देश्य के भी कुछ विपक्ष हैं, जिसमें है पहला, मनुष्य साध्य न होकर केवल साधन। इस उद्देश्य के अनुसार व्यक्ति को समाज अथवा राज्य की उन्नति के लिए केवल एक साधन मात्र ही समझा जाता है। समाज रूपी साध्य व्यक्ति रूप साधन के द्वारा प्राप्त करने में जो व्यक्ति है वो महत्वहीन हो जाता है। लेकिन यह सत्य है कि व्यक्ति का विकास समाज में ही होता है, और यह भी सत्य है कि व्यक्ति से ही समाज बनता है और व्यक्ति ही समाज को बदलता है। तो हमें लेकिन जब हम इसके उग्र रूप में देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सिर्फ एक साधन बनकर रह जाता है। तो ये इसका एक विपक्ष है। आगे देखते हैं कला व साहित्य की उन्नति असंभव। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं है। इस उद्देश्य के अनुसार जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो ना के बराबर है। इसमें व्यक्ति को कला व साहित्य को महत्व न देकर समाज की आवश्यकताओं को महत्व दिया जाता है। समाज सभ्यता तथा संस्कृति का जन्मदाता है, पोषक और रक्षक भी है।
लेकिन यह भी सत्य है कि सामाजिक उद्देश्य पर अधिक बल देने से हम व्यावसायिक उद्देश्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कला, संगीत तथा साहित्य की शिक्षा की उपेक्षा हम अगर करेंगे तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि कला, संगीत और साहित्य के बिना हमारा जीवन कितना नीरस हो सकता है। तो अगर हम शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कला और साहित्य से हट जाते हैं, जिसके अभाव में हमारा जो जीवन है वो बहुत नीरस हो जाता है। शिक्षा के साधनों का दुरुपयोग, इस उद्देश्य का जो संकुचित रूप है उसमें व्यक्ति की अपेक्षा समाज, राज्य के हितों को ही सब कुछ समझा जाता है। इस उद्देश्य के अनुसार समाज के हितों को दृष्टि में रखते हुए शिक्षा के साधनों का उचित प्रयोग भी उचित समझा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। समाज को हम ध्यान में रखें, लेकिन हम शिक्षा के साधनों का दुरुपयोग ना करें। लेकिन यही इसका डिमेरिट है कि अगर हम सामाजिक उद्देश्य को बहुत ज्यादा बल देते हैं, तो इसके ये कुछ जो है नुकसान भी हैं। आगे है ऐतिहासिक दोष। सामाजिक उद्देश्य के संकुचित स्वरूप में सत्ता राष्ट्र के हाथों में आ जाती है, जिससे व्यक्ति अपने नेता पर विश्वास नहीं बल्कि अंधविश्वास करने लगता है। और इसके फलस्वरूप होता यह है कि जो हमारे द्वारा चुना गया नेता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और हमारे विकास, हाँ, और हमारे राष्ट्र के विकास को ध्यान में नहीं रखता है, और धीरे धीरे हम पतन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। नेक्स्ट है संकुचित राष्ट्रीयता का विकास। इस इसमें अगर हम उग्र स्वरूप देखें तो इस उद्देश्य के तहत व्यक्ति स्वयं के राष्ट्र व समाज को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। वो अपने राष्ट्र को इतना सर्वशक्तिमान समझने लगता है कि वो अन्य राष्ट्रों के प्रति हीन भावना या अन्य अन्य समाजों के प्रति हीन भावना रखने लगता है। और रिजल्ट ये होता है कि युद्ध जैसी स्थिति कभी कभी पैदा हो जाती है। अगर हम इसका नॉर्मल जिंदगी से अगर एग्जांपल लें, अगर हम सामने वाले को नीचा समझेंगे, उसे हीन भावना से देखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों में लड़ाई होगी, जो कि उचित नहीं है। अगर हम महान है तो सामने वाला भी महान है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं में यूनिक होता है। आगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दमन। सामाजिक उद्देश्य जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा करके व्यक्ति को राष्ट्र के समक्ष नीचा मानता है, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि व्यक्ति से ही मिलकर तो राष्ट्र बनता है। तो व्यक्ति नीचा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर व्यक्ति नीचा है तो अर्थात समाज भी हमारा नीचा होगा। तो इसीलिए हमें व्यक्ति, अगर हम समाज को महान मानते हैं तो हमें व्यक्ति को भी महान मानना होगा। यदि व्यक्ति की स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की शक्ति का दमन कर दिया जाए तो निश्चित है कि उसकी किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं हो सकती है। व्यक्ति को केवल राष्ट्र के लिए तैयार करने पर बल नहीं दिया जाना चाहिए, उसकी निजी योग्यताओं पर भी विकास करना चाहिए। उसमें ना तो स्वतंत्र रूप से सोचने की शक्ति का विकास होता है, ना ही स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता आती है। मानसिक दृष्टि से वह राष्ट्र का गुलाम बनकर रह जाता है, अगर हम शिक्षा के वैश्विक उद्देश्य के उग्र स्वरूप की बात करें। और लास्ट पॉइंट है एकांगी शिक्षा। यह उद्देश्य केवल नागरिकता की शिक्षा पर बल देता है। इसमें व्यक्ति के मानसिक, चारित्रिक, कलात्मक व आध्यात्मिक विकास को महत्वपूर्ण न समझकर उसको सामाजिक विकास पर बल देने के लिए कहा जाता है, जो कि उचित नहीं है। समाज के विकास के आगे व्यक्ति के विकास को कैसे भूला जा सकता है, जबकि व्यक्ति से ही मिलकर तो हमारा समाज बना है। अतः शिक्षा के केवल सामाजिक उद्देश्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसका व्यक्तिगत उद्देश्य भी ध्यान में रखना चाहिए। और अब है शिक्षा के व्यक्तिगत व सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय। शिक्षा के वैश्विक तथा सामाजिक दोनों उद्देश्य एक दूसरे के सहायक हैं। दोनों उद्देश्यों का प्रतिपादन दर्शन की दो महत्वपूर्ण विचारधाराओं ने किया है। व्यक्तिगत उद्देश्य का जो प्रतिपादन हुआ है वो प्रकृतिवाद से हुआ है, और हम जानते हैं कि प्रकृतिवाद के जो जनक थे वो रूसो थे। और सामाजिक उद्देश्य इसका जो प्रतिपादन हुआ है वो आदर्शवाद ने किया है, और आदर्शवाद के जो जनक थे हम सभी जानते हैं कि वो प्लेटो थे। अब इतना जो भी हमने अभी तक पढ़ा, उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि व्यक्ति किसी न किसी समाज की इकाई होता है। इसीलिए समाज के विकास के लिए व्यक्तियों का विकास आवश्यक है, और व्यक्ति का विकास निर्भर करता है समाज पर। अतः व्यक्ति के विकास के लिए समाज का विकास भी आवश्यक है। जब हम वैश्विक तथा सामाजिक किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हैं, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप में उसे तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम दूसरे उद्देश्य की प्राप्ति भी करें। अपने उग्र रूप में ये जो दोनों विचारधाराएं हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है, मान्य नहीं है।
किसी भी स्थिति में हमें ना तो व्यक्ति को इतना महान बनाना है कि वह समाज के नियमों को ठुकराकर मनमाना आचरण करे, और ना ही समाज को इतना अधिक शक्तिशाली बनाना है कि वह व्यक्ति का शोषण करने लगे। इन दोनों को जब हम समन्वित रूप में लेकर आगे बढ़ेंगे, व्यक्तिगत उद्देश्य तथा सामाजिक उद्देश्य, तभी हम इन दोनों को वास्तविक रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैकाइवर और पेज ने कहा था कि समाजीकरण और व्यष्टिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। अब लास्ट करते हैं तो महात्मा गांधी जी का एक बहुत अच्छा कोट है कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। अर्थात हमें अपनी जो शिक्षा है वो हमेशा हमें अपना सीखना हमेशा जारी रखना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद कर दिया वह मृत शरीर के समान है। और लास्ट में मैंने रेफरेंस ऐड किया हुआ है, आप चाहें तो इससे अपना मैटर मेरा मैटर पढ़ सकते हैं और अच्छे से। एट लास्ट, थैंक यू सर, थैंक यू क्लास। हाँ चेतना, जी सर। आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। आपने हर एक पॉइंट को विथ एग्जांपल के साथ समझाया। मुझे लगता है सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? तो आपके अगर कोई प्रश्न हैं चेतना के प्रेजेंटेशन से संबंधित, तो आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं एक एक करके। कोई भी विद्यार्थी जिसके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो या कोई सुझाव देना चाहता है। नहीं सर, सुझाव की तो आवश्यकता नहीं है। जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत ही उच्च कोटि का था इनका। इन्होंने जो शब्द ऐसे ऐसे यूज करे जो इनका भाव था बताने का, वो भाव तक समझ में आ रहा था कि किस भाव से वो बता रही हैं। जी जी, एकदम से। भाषा शैली भी बहुत उच्च कोटि की थी। जी सर। बहुत ही अच्छे से समझाया। चलिए। बीच बीच में एग्जाम्पल देना, बीच बीच में लाइव जो करंट इवेंट्स हैं उनके एग्जाम्पल देना, पास्ट इवेंट्स हैं उनके एग्जाम्पल देना, जी जी जी, ये सब अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा। शुभम वर्मा, आवाज सुन पा रहे हैं? शुभम वर्मा। हेलो जी सर। हाँ, फीडबैक दीजिए बेटा आज के प्रेजेंटेशन के। सर आज का प्रेजेंटेशन में पहली बात तो प्रेजेंटेशन दिया ये सबसे अच्छी बात है, और दूसरी बात ये कि इसमें मुझे तो कोई कमी नहीं नजर आई अभी तक। सबसे बेस्ट। ऐसा ही प्रयास करना है आप लोगों को, ठीक है? जी इससे भी और अच्छा, है ना? इतना अच्छा कर सकते हैं। शुभम झा, ओके, थैंक यू जी सर। सर, बताइए। प्रेजेंटेशन काफी अच्छा था सर इनका, और जिस हिसाब से इन्होंने बोला है वो काफी सही तरीके से चलिए, गुड। बोला। नेक्स्ट। जी जी जी, काफी नेक्स्ट अच्छी प्रेजेंटेशन। शिवांगी सिंह। आवाज आ रही है क्या शिवांगी? आवाज सुन पा रही हैं शिवांगी?